नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056096975238608974455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा वही पंचायती राज से जुड़ा हुआ पूछ रहा है कि क्या गलत लिखा हुआ है। तो देखो, पंचायत में व्यवस्था में भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। बिल्कुल सही बात है। जो हमारा पंचायत है वो हमेशा से हमारा एक अभिन्न अंग के रूप में काम किया है। और ये जो 73rd संशोधन है वो 15 अगस्त को आया था। गलत मैंने आपको बहुत बार बता दिया। 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था, तो ये गलत लिखा हुआ है। यही गलत है। बाकी तो यहाँ पे 3 सही लिखा। त्रिस्तरीय है, ये बलवंत राय मेहता कमेटी ने बताया था। आर्टिकल 243G को महत्व को बताता है। बिल्कुल सही बात, सारा सही है। ठीक है। अगला, हमारे भारत में पंचायती राज को लाने का सबसे मुख्य कारण क्या है। पंचायती राज को लाने का सबसे मुख्य कारण हमारे भारत में ये है कि हम लोग यहाँ पर, जो अगर मुख्य पूछ रहा है तो लोगों को यहाँ पर विकास मूलक प्रशासन की भागीदारी के योग्य बनाना सबसे बड़ा हमारा कारण है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे लोगों को जो है वो जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भागीदारी करवाई जाए। अगला, 3 टियर पंचायत किसने बताया था। अशोक मेहता ने। आपको मैंने बताया हुआ है। देखो, याद रखने का तरीका है, बलवंत राय मेहता जो है उसमें 3 शब्द आए। सॉरी, मैंने अशोक मेहता बोल दिया। आंसर बलवंत राय है। बलवंत राय में 3 शब्द आ रहे हैं ना, आप याद कर लो। 3 स्तरों की बोला था। अशोक मेहता में कितने आ रहे हैं, 2, तो इन्होंने 2 बोले थे। अशोक मेहता 2 है ना, तो इन्होंने 2 बोला था। बलवंत राय ने मेहता ने बोला था सबसे पहले क्या होनी चाहिए, सबसे नीचे लेवल पे ग्राम सभा। उसके बाद ग्राम सभा के ऊपर लेवल पे क्या होनी चाहिए, इसके जस्ट ऊपर जो है वो आपको बनानी चाहिए एक पंचायत समिति। और उसके ऊपर लास्ट सबसे ऊपर लेवल पे आपको क्या बनाना चाहिए, बिल्कुल अपर लेवल पे आपको बनानी चाहिए जिला परिषद। तो ये आपका जो 3 स्तरीय बैठक है ना, वो यहाँ पर बलवंत राय मेहता ने बताया था। और इन्हीं के कहने पर नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को पहली पंचायत भी स्थापित करवा दी गई थी। जबकि अशोक मेहता ने यहाँ पर ग्राम सभा हटा दिया था, जिला परिषद रखा था और मंडल पंचायत बना दिया था। उन्होंने, अशोक मेहता ने, पंचायत समिति और ग्राम सभा को मिक्स करके क्या बना दिया था, मंडल पंचायत। ठीक है। वैसे चारों ही कमिटीज किससे जुड़ी हुई हैं, पंचायत से। मैंने बताया ही है, पंचायत के बारे में तो हम ऑलरेडी पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। किसमें यहाँ पर जो है वो पहली बार बना दिया गया था, बलवंत राय मेहता के कहने पर। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, राजस्थान के नागौर में पहली बार बलवंत राय मेहता के कहने पर बना दिया गया था। इनके बाद आंध्र प्रदेश में था। ठीक है। इनके बाद आंध्र प्रदेश में था 10 दिनों बाद ही। अगला, भारत में किनको यहाँ पर जो है आर्किटेक्ट कहा जाता है, बलवंत राय मेहता को। क्यों, क्योंकि सबसे पहली बार वही लेकर के आए थे। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी जो है वो किसको कहा जाता है, बलवंत राय मेहता को, क्योंकि पहली बार वही लेकर के आए थे। इसको उन्होंने ही यहाँ पर बताया था। बलवंत राय मेहता जो है वो एक MP थे, सांसद थे। साथ ही साथ वो आगे चल के गुजरात के CM भी बने थे। ठीक है, गुजरात के चीफ मिनिस्टर, सेकंड नंबर पे चीफ मिनिस्टर भी बने। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत इजी प्रश्न है अगला भी, कि भारत में जो पहला पंचायती राज सिस्टम इस डेट को आया था, मैंने बताया था कहाँ पर, नागौर में। साबरमती कहाँ है, गुजरात में। वारधा कहाँ है, महाराष्ट्र में। वारधा क्यों याद रखना है, वारधा जो है वो आपको बता दूं ज्योग्राफी के लिए भी याद रखना है, क्योंकि ये एक रिवर का है। गोदावरी जो नदी है उसकी ट्रिब्यूटरी है वारधा। और साथ ही साथ 1937 में वारधा एजुकेशन स्कीम भी आई थी, जिसमें गांधी जी जो है उन्होंने बनाया था उसको। गांधी जी का दिमाग था और लिखा था उसको जाकिर हुसैन ने। तो वारधा ये भी याद रखिएगा, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी नागौर, नागपुर नहीं है, ये नागौर है। नागौर राजस्थान में है, जहाँ पे पहली बार नागौर जिले में बनाई गई थी। सिक्कर भी राजस्थान में है, लेकिन वहां नहीं बनाई गई थी। ठीक है। अगला, पहली स्टेट जिसने एक्सेप्ट किया राजस्थान, मैंने बताई दिया आपको। ये तो आपको अब तक लर्न हो ही गया सभी लोगों को। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इजी इजी क्वेश्चन है। फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला, किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, इसका मतलब होता है कि आपको डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस करना है, आपको सारा पैसा बांटना है, अपने पास नहीं रखना, एकीकरण नहीं होना चाहिए। बलवंत राय मेहता ने इस चीज के ऊपर बोला था। ठीक है। KM पानीकर याद कर लीजिएगा, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया था, जिनके कहने पर आया था फजल अली, उनकी कमीशन में KM पानीकर और HN कुंजरू भी थे। ठीक है, ये आप 2 फैक्ट एक्स्ट्रा याद रख लीजिएगा।
अगला प्रश्न है, पंचायती राज किसने रिकमेंड किया था? बलवंत राय मेहता रिपोर्ट 1957 में आई थी, उन्होंने ही इसके ऊपर यहाँ पर अनुशंसा रिकमेंडेशन दिए थे। अगला, यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली जो है वो किसके द्वारा पहली बार स्थापित करने की बात की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। सेम प्रश्न को दोबारा पूछा गया है, तो मैं इसको आगे बढ़ रही हूँ। अगला, इनमें से कौन सी कमेटी जो है उनसे जुड़ी हुई नहीं है? आपको मैंने बैक्स टीजी की फुल फॉर्म बताई है। बैक्स टीजी ट्रिक से आप लर्न करेंगे तो ये तीनों है। पीवीएन राव नहीं है, वो जीवी के राव है। तो ये तो गलत दिया हुआ है, पीवीएन राव तो नहीं है, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, बाकी सब ठीक लिखे हुए हैं। अगला, आपको अरेंज करना है, जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई आप उस हिसाब से अरेंज कर लो। मैंने आपको ट्रिक बता दी, बैक्स टीजी याद कर लिया आप लोगों ने। तो सबसे पहले बी आएगा, मतलब कि ये आ जाएगा पहले, थ्री वाला ऑप्शन आ जाएगा पहले, मतलब आंसर ही सी हो गया इसका वैसे तो। फिर उसके बाद ए आएगा, फिर जी, जी वाला जीवी के राव है, एस का एल एम सिंह है। तो आप अरेंज कर लो बैक्स की फॉर्म में इसको, 3 4 1 2 करके आंसर बन जाएगा। ट्रिक याद अगर आपको हो गई है तो आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी इस पूरे को लर्न करने के लिए, अगर आप लोगों को इसकी ट्रिक याद है तो। क्योंकि ट्रिक याद कर लोगे ना तो आराम से इस चीज को पूरा आप यहाँ से लर्न कर सकते हो, क्योंकि ट्रिक इजी है। इजी है, बहुत इजी तरीके से बनाई हुई है मैंने ट्रिक। आप इसको लर्न कर लो, आपका आंसर भी हो जाएगा आराम से इसके अंदर। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको मैच करना है कि ये कमिटी, जो समितियां हैं, जो कमिटीज हैं, ये कब कब भारत में आई है। सबसे पहली कब आई, बाद में कब आई, उसके बाद कब आई। तो आपको ना, जैसे मैंने बताया था पूरा, आपको बस यहाँ पर अब जो है ईयर के साथ उनको मैच करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना है, सबसे पहले जो है बलवंत राय मेहता आई थी, बताया था ना आपको, सबसे पहली जो कमेटी आई है वो बलवंत राय मेहता आई है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी जो है सबसे पहली बार आई है, वो कब आई थी? ये आई है 1957 में। तो ठीक है, ये वाली सही लिख देते हैं इसको, बी आर मेहता 1957। सी का आंसर हो जाएगा 1। तो सी का 1 मतलब ए आंसर हो जाएगा इसका, है ना, 1957 में आई थी ना। इसका आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता का 1 वाला ऑप्शन। फिर उसके बाद अशोक मेहता आई थी इसके बाद 1977 में, ठीक है, तो 1977 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर उसके बाद एल एम सिंह भी आती है। एल एम सिंह भी का ईयर है 1986, 1986। उसके बाद थंगन 1988। अच्छा, इसको आपने ऐसे मैच करना है, थंगन 1988 आ गई, ठीक है, अशोक मेहता आ गए 1977, बी आर मेहता 1957, एल एम सिंह भी 1986। हाँ, अब मैच हो गया सही से। तो ए का आंसर हो जाएगा 4, ए का 4 बनेगा, बी का आपका बन जाएगा, मैच करो 3, ठीक है, तो आंसर इसका डी बन जाएगा, है ना, 3 4 3 1 2 करके, तो डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, इनमें से कौन सी पंचायती राज से जुड़ी हुई नहीं है? तो संथानम है, बाकी अशोक मेहता, जीवी के राव, बी आर मेहता, ये जीवी के ही असल में यहाँ पर बी के आर भी जीवी के है। संथानम कमेटी यहाँ पर सीवीसी से जुड़ी हुई है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना से 1964 में, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन संथानम कमेटी के कहने के तहत ही भारत में बनाया गया था, जबकि बाकी सारी पंचायत से जुड़ी हुई कमिटीज है। कमिटीज पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगला कह रहा है कि इनमें से कौन सी कमेटी पंचायती राज को ये बोली थी कि आपको इसमें संवैधानिक स्थिति देनी चाहिए, आप इसको संविधान में ऐड करवा दीजिए। तो वो एल एम सिंघवी ने पहली बार इसकी रिकमेंडेशन दी थी। एल एम सिंघवी भी थी, एक सांसद थे, एमपी थे। इन्होंने यहाँ पर लोकपाल शब्द का हिंदी मीनिंग भी दिया था, साथ ही साथ इन्होंने ये भी सिफारिश करी थी कि पंचायत को अगर हम संविधान में ऐड कर देंगे तो कोई जगह पे भाई 3 स्तरीय बना रहा है, कोई जगह पे 4 स्तरीय पंचायत बना रहा है, कोई जगह पे 2 स्तरीय बना रहा है, तो इन सबको आप खत्म कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इसको ऐड कर दोगे पंचायत में तो ये आपका पूरा एक यूनिफॉर्म होता है ना, समान तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, 73rd हमारा जो संविधान का संशोधन है वो किससे जुड़ा हुआ है? वो हमारे पंचायती राज सिस्टम से जुड़ा हुआ है, पंचायती राज व्यवस्था से, इससे जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न, यहाँ पर संविधान के 73rd संशोधन में जितनी भी पंचायतों को यहाँ पर दिए जाने वाले कार्य हैं वो कहाँ लिखे गए हैं? वो 11th शेड्यूल 11वीं अनुसूची में लिखे गए हैं। देखो, वैसे तो सारी चीजें आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ओ में लिख दिए गए हैं, लेकिन जो चीजें वो यहाँ पे नहीं लिख पाए हैं वो उन्होंने 11वीं अनुसूची में 29 आइटम के रूप में लिखा है। ये यूपीपीसीएस पहले भी पूछ चुका है, कितने नंबर ऑफ आइटम्स है। तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ आइटम्स है? टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है यहाँ पर 29। ये बन सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, पहले भी पूछा जा चुका है। तो 29 नंबर ऑफ आइटम जो है उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया कि पंचायत इनमें से इन इन चीजों के ऊपर जो है वो रूल बना सकती है। अगला, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो पंचायत किस प्रकार से बनी हुई है? तो यहाँ पर नगर पंचायत भी है, विदेश पंचायत भी है, क्षेत्र पंचायत भी है, ऑल है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की अगर स्पेसिफिक बात करें तो। अगला, यहाँ पर भारत के अंदर जो उत्तर प्रदेश है उसमें पंचायती राज के लिए यहाँ पर कितने नंबर ऑफ सीट जो है यहाँ पर दी गई है? तो देखो 1/3, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे कोई भी हो, यहाँ पर जो पंचायत के अंदर महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीटें होंगी वो 1/3 होंगी कुल की, ठीक है ना। उसके लिए यहाँ पर आपको आर्टिकल नंबर 243 डी में प्रावधान दिया हुआ है, लेकिन एससी और एसटी की जो होगी ना वो परिस्थितियों के अनुसार होगी।
ये वाला जो है ना वो SC ST के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, क्योंकि हर जगह भारत में SC ST की पॉपुलेशन नहीं है। देखो SC है जैसे, बहुत जगह पे SC की पॉपुलेशन बहुत कम होगी। ST है जैसे, पंजाब के अंदर एक भी ST नहीं है, जबकि मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा है। ठीक है, SC यूपी के अंदर बहुत ज्यादा है। तो इस प्रकार से हर जगह पे ना सेम नहीं, लेकिन वुमेन की पॉपुलेशन तो है ना हर जगह पर, सेम नहीं है पर पॉपुलेशन तो काफी अच्छी खासी है। तो वुमेन के लिए तो एक बार एक तिहाई कर दिया गया, लेकिन SC ST के लिए यहाँ पर सेम नहीं रखा गया है। अगला प्रश्न, यहाँ पर मिनिमम पूछ रहा है कि अगर हमें पंचायत को बनाना है किसी भी एक जगह पर, तो आपको मिनिमम कितनी वहां पे जनसंख्या चाहिए? 2 मिलियन जो है वो करीब करीब 20 लाख के करीब वहां पे लोग होने चाहिए, तभी वहां पर आप जो है वो एक इंटरमीडिएट लेवल पर, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन कर सकते हैं। आगे यहाँ पर त्रिपक्षीय लोकतंत्र जो है वो किसमें शुरू है? त्रिपक्षीय, तीन तीन लेवल हो जाएंगे, पंचायत से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले केंद्र हो गया, अब केंद्र से नीचे हो गया राज्य, राज्य से नीचे हो गई पंचायत, तो ये त्रिपक्षीय लोकतंत्र हो गया। इसे ही हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहते हैं, कि सारी की सारी पावर एक के हाथ में नहीं है, अलग अलग जगह में लोकतांत्रिक तरीके से पावर को डिवाइड कर दिया गया है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम त्रिपैरिटी डेमोक्रेसी, त्रिपक्षीय लोकतंत्र के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, पंचायती राज की व्यवस्था हमने कब अपनाई थी? हमने अपनाया क्योंकि हमको क्या चाहिए था, हम ये चाहते थे, हमारा भारत ये चाहता था कि जो लोकतंत्र की शक्तियों को विकेंद्रीकरण कर दिया जाए, एकीकरण ना हो। विकेंद्रीकरण को प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर ये कार्य को, ये स्टेप को यहाँ पर लिया है। अगला प्रश्न, कब यहाँ पर कौन से पार्ट में लिखे गए? पार्ट 9 में। जब यहाँ पर 73rd अमेंडमेंट आया, उस एक्ट आया, उसने पार्ट 9 को ऐड करा। उसके साथ साथ आर्टिकल नंबर 243 से 243 ओ तक ऐड किया और 11वीं अनुसूची ऐड करी। और पार्ट 9 ए म्यूनिसिपैलिटी के, पार्ट 9 बी सहकारी समितियों के लिए है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पार्ट 9 ए पंचायत को हमारे भारत में पार्ट 9 के तहत ऐड किया गया है। अगला प्रश्न, कौन से प्रोविजन में यहाँ पर ये बताया गया कि जो यहाँ पर कौन यहाँ पर हमारे जो पंचायत है उनके लिए इलेक्शंस को यहाँ पर लड़वाती है? वो है यहाँ पर राज्य चुनाव आयोग, अलग से बनाया गया है। लेकिन ये पूछा है कि किसने बनाया है, तो भाई ये बनाई है राज्य सरकार ने, इसको बनाया है। ठीक है, राज्य सरकार ने इसको बनाया। कि ये संविधान में कहाँ लिखा है कि ये सब कर सकते हैं? तो राज्य सरकार ये काम कर सकती है, और ये राज्य सरकार ने चुनाव आयोग राज्य के लेवल पे बनाया है। अगला, पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को में किसी भी बंदी बनाए रखने के लिए सजा देने का अधिकार इनमें से किस राज्य के पास दिया गया है? वो है बिहार। बिहार ने इस चीज को अपने पास रखा हुआ है कि आप अगर कभी भी सजा देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। जो न्याय पंचायत होती है, जस्टिस पंचायत, उनको दिया गया है पावर। अगला, इनमें से स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो इनमें से कौन सी नहीं है? अगर आप पढ़े ध्यान से, तो इसमें से जो केंद्रीय का नियंत्रण है वो नहीं है। बाकी तो देखो लीगल स्टेटस मिला हुआ है, स्थानीय समुदाय यहाँ पर भागीदारी भी देते हैं, कर आरोपित करने की भी शक्ति है, लेकिन केंद्रीय नियंत्रण वो नहीं है। ठीक है, अगला, इनमें से कौन जो है राजस्व बंटवारे के लिए जिम्मेदार होता है? कि राज्य सरकार और स्थानीय शासन के पास पूरा पूरा पैसा जाना चाहिए। तो देखो, भारत के अंदर फाइनेंस कमीशन होती है आर्टिकल 280 की, जो कि सेंटर और स्टेट के अंदर पैसों को बांटती है। अब स्टेट के अंदर आगे पैसे म्यूनिसिपैलिटी में जाते हैं, पंचायत में जाते हैं, ये सब जिम्मेदारी राज्य के वित्त आयोग की होती है, जो कि आर्टिकल नंबर 243 आई के तहत लिखा गया है। गवर्नर इनको बनाते हैं 5 सालों के लिए। अगला, भारत में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सहकारी समिति है, उसमें कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर रह सकते हैं? 21 रह सकते हैं। आपको मैंने बताया 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत सहकारी समितियां जोड़ी गई थी, उसमें आर्टिकल 243 ZT के बारे में भी आपको बताया है। तो ZJ में लिखा हुआ है कि 21 यहाँ पर निर्देशकों की संख्या होनी चाहिए। अगला प्रश्न, स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की भूमिका नहीं होती है। तो ये तो गलत है, इनकी तो भूमिका होती है। ठीक है, और 73rd और 74 संशोधन के बावजूद भी स्थानीय शासन संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य विषय ही बना हुआ है। बिल्कुल सही बात है, जबकि ये कंकरेंट समवर्ती सूची में आ जाना चाहिए, जबकि ये बना हुआ है। तो आप इसमें पढ़ेंगे तो ये तो ठीक लिखा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, तो डी आंसर हो जाएगा कि ए गलत है, पर रीजन इसका सही लिखा हुआ है। अगला, कहां पर यहाँ पर जो है वो पंचायती राज नहीं है? मैंने आपको बताया था, नागालैंड में पंचायती राज को अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया है। नागालैंड को यहाँ पर स्पेशल स्टेटस भी दिया गया आर्टिकल 371 ए के तहत, जिसमें पार्लियामेंट का बनाया हुआ कोई भी रूल नागा पीपल पे लागू नहीं होगा जब तक नागालैंड की असेंबली इसको पास नहीं कर देती। ठीक है, अगला प्रश्न है, सेंसस ऑफ इंडिया के हिसाब से आपको बताना है कि भाई जो हमारा जनगणना होती है उसके हिसाब से आपसे पूछा है। ये बताया कि भाई कौन सा यहाँ पर जो है नगर क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए होता है? सही नहीं होता है।
तो जिनकी कम से कम 60% की पुरुष जनसंख्या अकृषि कार्य में लगी, उनको आप नगर क्षेत्र के रूप में ऐड नहीं कर सकते हैं। अगला आप इसको मैच करो कि इसमें से कौन कौन सा एरिया कैसा है। गलत कौन सा मैच है वो बताना है। लखनऊ कैंट एरिया है, बिल्कुल सही बात है। कानपुर सिटी काउंसिल है, गाजियाबाद म्युनिसिपल काउंसिल में नहीं आता, काकोरी नगर पंचायत है, ठीक लिखा हुआ है। बाकी जो गाजियाबाद है वो म्युनिसिपल काउंसिल है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आता है, बड़ा एरिया है ना। अब जो हमारी पंचायत समिति के मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पर कौन लेके आता है, यहाँ पर वो पब्लिक द्वारा ही चुने जाते हैं। डी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत लिखी हुई है। जो ग्राम पंचायत के जितने भी यहाँ पर सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा ही चुने जाते हैं। पंचायती राज सिस्टम में पंचायत समिति किस लेवल पे होती है, एक ब्लॉक लेवल पे होती है, ठीक है ना। विलेज लेवल पे क्या होती है, ग्राम सभा, ग्राम स्तर पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद होती है, और स्टेट लेवल पे कुछ नहीं होता। स्टेट लेवल पे तो प्रॉपर एक स्टेट लेजिस्लेचर होती है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर आपको याद रखनी है इस प्रकार से। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर यूपी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सब लोग जो है यूपी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो जो हमारा अगला प्रश्न भी है वो भी कुछ यूपी से ही जुड़ा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई यूपी में जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत बनी हुई है, उस डिस्ट्रिक्ट पंचायत में जो इलेक्शंस होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, मतलब कैसे यहाँ पर चूज किया जाता है। ठीक है, तो अब आपसे यहाँ पे इलेक्शंस का थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में पूछ रहा है, मतलब पूरा डिटेल में तो नहीं पूछा गया है, पर शॉर्ट में जरूर पूछा गया। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इनको भी करना है आपको। तो देखिए भाई, यहाँ पर सबसे पहली चीज तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत के मेंबर्स में से ही प्रेसिडेंट को चूज किया जाता है, ऐसा भी नहीं है। SC ST का भी कुछ नहीं है, बैकवर्ड से है तो वो होगा, कुछ इस प्रकार से नहीं होता है। आंसर इसका हो जाएगा ओनली टू। जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत के मेंबर्स होते हैं ना, उन्हीं में से किसी एक को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। ये यूपी हर जगह पे यही फॉलो अप किया जाता है, ठीक है। अगले पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर यूपी की जो म्युनिसिपैलिटी है उसमें भी जो इलेक्शंस होते हैं उसमें प्रेसिडेंट कहाँ से आते हैं। तो उनमें जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इलेक्टोरल्स होने चाहिए। पहली चीज तो अपने नगर क्षेत्र के निर्वाचन सूची में उनका एक सम्मिलित होना चाहिए। साथ ही साथ वो अपने ही नगर क्षेत्र के वार्ड के निर्वाचनों में से एक होने चाहिए। सी इसका आंसर हो जाएगा, 2 और 4 ओनली। बाकी इसके अंदर यहाँ पे गलत लिखे। ठीक है, ये म्युनिसिपैलिटी का, जैसे आपसे पहले पंचायत का पूछा, ऐसी म्युनिसिपैलिटी। आप देख रहे हैं ना कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी पे कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगला, भारत में अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है, बिल्कुल सही। अल्पसंख्यक शब्द शब्द जो है वो मेंशन है आर्टिकल 29 और 30 मूल अधिकार में, लेकिन इस अल्पसंख्यक शब्द की जो परिभाषा है ना वो कहीं नहीं दी गई है। और अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, माइनॉरिटीज कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, सही बात है। लेकिन इन दोनों का आपस में कोई मेल नहीं है। अपने आप में दोनों कथन सही है, स्टेटमेंट भी ठीक है, कारण भी ठीक है। अल्पसंख्यक शब्द जो है वो भारत की परिभाषा उसमें कहीं नहीं दी गई है, अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय भी नहीं है। ठीक है भाई, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपस में दोनों बातें मेल नहीं खा रही। अगला, इनमें पूछ रहा है कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा, इसमें से कहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब है। तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आपको फॉरेस्ट भी मिलेंगे, वन भी मिलेंगे, बहुत ज्यादा वहां पे अमाउंट में टाइगर्स भी मिलेंगे। साथ ही साथ सबसे ज्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो नेशनल पार्क्स है, वो भी सबसे ज्यादा ही वहां पे लोकेटेड है। तो मैक्सिमम यहाँ पे हो जाएंगे। बाकी राजस्थान आंध्र प्रदेश में भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, अनुसूचित जनजातियां, पर ये आंसर नहीं होगा, ठीक है, मतलब कम है वहां पर। अगला प्रश्न, कहां पर लिखा है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब होनी चाहिए। देखो भाई, जो हमारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग का गठित किया जाता है, नेशनल कमीशन SC के लिए हमारा अनुच्छेद नंबर 338 है। और इसी अनुच्छेद में ST OBC सब हुआ करते थे, लेकिन बाद में जब SC ST अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए अलग की यहाँ पर डिमांड उठी ना, तो यहाँ पर उनकी अलग डिमांड उठने की वजह से अलग से भी बना दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर उसके लिए अलग से आर्टिकल 338A रख दिया गया शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, जो कि अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग से बना दिया गया। ऐसे ही अगर आपसे नेशनल कमीशन फॉर OBC पिछड़ी जातियों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग पूछता है, तो वो आर्टिकल 338B के तहत बना दिया गया था अलग से। आर्टिकल 338B के तहत पूरे इसको बना दिया गया था, ये सेपरेट अलग से काम करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे इसमें भी सवाल किए जा सकते हैं, इसको भी आप लर्न कर लीजिएगा।
अगला है यहाँ पर, हमारा जो भारत का संविधान है उसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए कहा है, मैंने आपको बताया अभी आर्टिकल, वैसे तो देखो अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग से प्रावधान जो दिया गया है ना, वो हमारे आर्टिकल नंबर 330 में लिखा गया है, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, ये भी आप लर्न कर लीजिएगा, इनमें लिखा हुआ है अलग से। अगला है यहाँ पर पार्ट 16 330 से 342 तक, किसके बारे में अभी बताया आपको, किसके बारे में है, लोकसभा में क्या अनुसूचित जातियां होंगी, अनुसूचित जनजातियां होंगी, उनका रिजर्वेशन कितना रहेगा, उन सबसे जुड़ी हुई सारी की सारी बातें यहाँ पर लिखी गई, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अगर हमें किसी भी स्टेट में किसी भी जाति जनजाति को अनुसूचित घोषित करना है, तो उसके लिए संवैधानिक प्राधिकरण कौन यहाँ पे कर सकता है, ये किसके पास अधिकार है कि भाई ये अनुसूचित जाति है, ये अनुसूचित जनजाति है, वो हमारे प्रेसिडेंट के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है, जो इस तरीके से सारी चीजों को यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे, आईसीजे के हेडक्वार्टर्स कहाँ है, हेग, हेग कहाँ पर है, नीदरलैंड्स में, वहां पे है, ठीक है, बाकी यहाँ कहीं नहीं है, जेनेवा के अंदर काफी सारे, स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर्स है, पर जो आईसीजे है जो कि यूनाइटेड नेशन का ही एक हिस्सा है, वो उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, हेग, नीदरलैंड्स में। इनमें से कौन सा यूनाइटेड नेशन से जुड़ा हुआ नहीं है, वो है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये जो है ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार का एक काम करता है, जो कि एक अलग से एमनेस्टी इंटरनेशनल बना हुआ है, बाकी सब ठीक है। देखो यूनाइटेड नेशन के आपके 6 ऑर्गन्स हैं, एक सामान्य सभा, एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, एक ट्रस्टीशिप काउंसिल और एक यूनाइटेड नेशन का इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, एक द सेक्रेटरीट, और लास्ट इसमें आता है सिक्योरिटी काउंसिल। ये 6 अंग हैं, ये आप याद कर लीजिए। अगर यूनाइटेड नेशंस के बारे में कुछ भी सवाल करता है तो यूनाइटेड नेशन जो है, यहाँ पर संघ, यूनाइटेड नेशन जो है पूरी तरीके से बनी हुई है, यूनाइटेड नेशन इसमें पूरा यहाँ पर काम करता है, ठीक है। कंपल्सरी वोटिंग की पावर जो है वो कितनी कंट्रीज के पास है, अनिवार्य मतदाता यहाँ पर कितनी कंट्रीज के पास यहाँ पे लगा हुआ है, वो है यहाँ पर 22 कंट्रीज, ये आपको ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा। अगला है यहाँ पर एक्सिस ऑफ एशिया, एशिया की धुरी जो विदेश नीति है वो किसकी रणनीति है, ये रणनीति यहाँ पर किसकी कही जाती है, यूएसए की ये रणनीति कही जाती है। तो एक्सिस ऑफ एशिया एक टर्म है, एशिया की धुरी, इसको आप यहाँ पर लर्न कर सकते हो कि ये भी एक टर्म होती है, तो इससे भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है भाई, एक्सिस ऑफ एशिया करके मतलब डिवीजन ऑफ एशिया, एशिया है, तो इसको आप याद रखिएगा ऐसे। हमारे भारत के ऐसे कौन से प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा सबसे पहली बार की थी, ये आपसे सीधा यहाँ पर पूछा गया है। तो ये थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, जो कि पहले हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं 1947 से 1964 तक, ये जो है 3 बार लगातार आया, 17 सालों के लिए करीब जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है भाई। अगले, वॉलेंटरली अग्रीमेंट, स्वेच्छा से किया गया समझौता स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है, ये पंडित नेहरू ने कब ये बात कही थी, जब कॉमनवेल्थ से जुड़ाव हमारा हुआ था। पंचशील अग्रीमेंट तो देखो इंडिया और चाइना के बीच में समझौता हुआ था 1954 में, कि एक दूसरे के कामों में इंटरफेयर नहीं करेंगे। शिमला समझौता 1971 में पाकिस्तान ने जब सरेंडर किया था। लेकिन जो ये भारत का राष्ट्रमंडल से जुड़ाव है, जिसे हम कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस भी कहते हैं, तो ये कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस जो है ना, ये आज के समय में 56 कंट्रीज का एक मिक्सचर है, जिसमें सारी इक्वल और इंडिपेंडेंट कंट्रीज आती हैं, और इस कॉमनवेल्थ में ये वो कंट्रीज आती हैं जो कि कभी ब्रिटिश के तहत कॉलोनी रही है, उपनिवेशवाद में रही है, ठीक है ना। इंडिया भी इसमें शामिल है, इसमें ऑस्ट्रेलिया, बहामास, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कनाडा, साइप्रस, फिजी, गैबन, घाना, गुयाना, जमैका, लिसोथो, मलावी, मलेशिया, मालदीव्स, मॉरिशस, मोजाम्बिक, नामीबिया, सेशल्स, सिंगापुर, तांजानिया, ट्रिनिदाद टोबैगो, युगांडा, यूके, ववान्तु, जाम्बिया, ये सब शामिल है, ठीक है। ये यहाँ पर इस तरीके से है, लेकिन इसमें म्यांमार शामिल नहीं है, जबकि म्यांमार भी एक समय पे ब्रिटिश की कॉलोनी उपनिवेशवाद में रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन राष्ट्रमंडल से जुड़ा, ये उस समय बोला गया था। फोर्थ एस्टेट या फोर्थ पिलर यहाँ पे किसके बारे में बात किया गया है, तो देखिए फोर्थ एस्टेट यहाँ पर प्रेस को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्रिकेट टीम प्लेयर की कोई बात नहीं हो रही है,
और फोर्थ एस्टेट का यहाँ पर सीधा सीधा मीनिंग है कि फोर्थ नंबर पे जो यहाँ पे आते हैं ना, जर्नलिज्म के प्रोफेशन को कहते हैं, ठीक है ना, जर्नलिज्म के प्रोफेशन को इसको बोला जाता है। क्योंकि थर्ड एस्टेट क्या है, न्यायपालिका, जुडिशरी। ऐसे ही फोर्थ एस्टेट हमारी प्रेस कहलाती है। अगला प्रश्न, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संविधानोत्तर अधिकार जो एक्स्ट्रा होता है उसको हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, वो पावर जो संविधान में नहीं है लेकिन हमारे पास है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होगी, नहीं, ऐसी पावर जो संविधान में एग्जिस्ट करती है वो पावर, ठीक है ना, सिर्फ केवल संविधान में नहीं लिखी गई, समझ रहे हैं इस बात को। तो इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कभी जब जो होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर डिसीजन दिया है कि समलैंगिकता होनी चाहिए या नहीं, वो कौन सी धारा के तहत है, इंडिया आईपीसी सेक्शन 377 के तहत यहाँ पे जुड़ा हुआ है। आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पीनल कोड, भारतीय आचार संहिता के तहत यहाँ पर ये होमोसेक्सुअलिटी का है, आर्टिकल 377 उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगला, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों में अंतरराज्यीय व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता हमें दी गई है, तो आपको पता होगा आर्टिकल 19 में भी दिया गया, 301, 307 सब में दिया गया, आंसर इसका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। सब में ही यहाँ पर जो है ये बताया गया कि भाई आपको सबको अपनी मर्जी से कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी ट्रेड, कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यवसाय कुछ भी करना है तो आप सभी को इस चीज का अपने आप से अधिकार है, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला इनमें से आपको करेक्टली मैच बताना है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14, नेम स्टेट का चेंज करना है, आर्टिकल नंबर 3, नई स्टेट बनानी है, आर्टिकल नंबर 2, गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी आपको मिलनी चाहिए, वो आपका आर्टिकल नंबर 16। तो अब आपसे पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा है यहाँ पर, देखो स्टेट का नेम चेंज करना, राज्य के नाम का परिवर्तन राज्य की विधानसभा नहीं कर सकती, ये राइट केवल संसद के पास है। बाकी आप देख लो ठीक लिखा है लेकिन बी गलत लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि किसी राज्य के नाम को अगर चेंज करना है तो वहां पर राज्य की विधानसभा नहीं करती है, वो संसद करती है। जैसे उत्तरांचल का उत्तराखंड हुआ, ओडिशा की स्पेलिंग ओडिशा हो गई, तो ये काम कौन कर सकता है, केवल और केवल संसद के पास है। अगला प्रश्न, वह भारतीय जो अंतरराष्ट्रीय युद्ध विरोधी संगठन का अध्यक्ष 1988 में नियुक्त किया गया कौन थे, जो कि इंटरनेशनल एंटी वॉर ऑर्गेनाइजेशन के हेड बनते हैं, वो है नारायण देसाई। ये आपको फैक्चुअल बेस्ड इन्फॉर्मेशन है सारी, अब वो आपको ऐसे ही लर्न करने हैं। अगला आपको यहाँ पे मैच करना है इनमें से कौन कौन जाकर के कहाँ पे बैठते हैं, उसके ऊपर ही सवाल किया गया है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अब तक तो आप सभी लोगों को ये आता होगा। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा में जाके बैठते हैं ना, तो एक आंसर 3 हो जाएगा। सीएजी यहाँ पर कहाँ पे जाके बैठ सकते हैं, सीएजी हमारे जो होते हैं वो यहाँ पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, सीएजी पीएसी के तहत जाके बैठ सकते हैं, ये पीएसी कमेटी के फ्रेंड, गाइड, फिलोसोफर, मेंटोर के रूप में काम करते हैं। एडवोकेट जनरल जो होंगे वो अपनी स्टेट में जाकर के बैठ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है ना। और अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर के बैठ सकते हैं, ठीक है, और ये लोकसभा में भी जाकर के बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर इस तरीके से मैच करेंगे आप लोग, तो उसका आंसर कुछ इस प्रकार से ए ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन तो आप लोग एग्जाम में आएगा तो मैच कर ही लेंगे, तो उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगला, इनमें से कौन सा एमएचआरडी, अब तो एमएचआरडी जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब तो इसका नाम चेंज हो चुका है, तो इनमें से क्या यहाँ पे नहीं आता है, वो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। क्यों, क्योंकि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है ना वो अलग से मिनिस्ट्री में आता है। तो ये आपको याद रखना है कि इस तरीके से ये भी बनी हुई है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किस भी डिपार्टमेंट में आती है, कई बार इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। अगला है यहाँ पर नेक्स्ट, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, बिल्कुल फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, हमारे भारत में कब बनाई गई थी, 1982 में इसको स्टैब्लिश कराया गया था। ये जो है नेशनल वाटर डेवलपमेंट जो है एजेंसी है, ये पूरी तरीके से बेसिकली आप कह लीजिए कि इसके हेडक्वार्टर्स दिल्ली में ही बने हुए हैं, और ये काम क्या करती है, पूरा वाटर से जुड़ी हुई चीजें उसको पूरा देखते हैं यहाँ पर। और ये जो है असल में जो बनाई गई थी ना, ये बनाई गई थी नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के तहत बनाई गई थी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर की जो रिसोर्सेज है उसके अंडर ये काम करती है। अगला है यहाँ पर, आपको सीक्वेंस इसको अरेंज करना है, काफी इजी है, आप लोगों ने सारे नाम जरूर सुने ही होंगे। सबसे पहले ये अग्रीमेंट, शिमला, इंडो सोवियत, फरक्का और ताशकंद। देखो अगर आप इसमें से आप मैच करोगे तो सबसे पहला अग्रीमेंट हमारा जो है वो ताशकंद का अग्रीमेंट हुआ है। क्यों, क्योंकि ताशकंद अग्रीमेंट इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था 1965 का, उसको सुलझाने के लिए 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के बीच में और जो चाइना जो यहाँ पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है उनके बीच में हुआ था ताशकंद का अग्रीमेंट, ताशकंद जाकर के इस अग्रीमेंट को साइन किया गया था। वही अगर हम पहले एक बार सबके अग्रीमेंट की डेट्स लिख लेते हैं, शिमला अग्रीमेंट
शिमला अग्रीमेंट यहाँ पर 1972 2 जुलाई को हुआ था शिमला में, ठीक है, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में समझौता हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है इंडो सोवियत ट्रीटी या फिर इंडो सोवियत अग्रीमेंट। ये फ्रेंडशिप अग्रीमेंट है, 1971 में यहाँ पे इसको साइन किया गया था। उसके बाद है फरक्का। फरक्का एक डैम का नाम है। तो ये अग्रीमेंट जो फरक्का बैरेज का जो अग्रीमेंट है डैम के लिए, फरक्का अग्रीमेंट हुआ था, गंगा रिवर पे बना हुआ है 1996 में। तो सबसे बाद में तो 3 आएगा और ऑप्शन बचता ही सिर्फ यही है, 4213 करके ऑप्शन बन जाएगा। और ये है इसका पूरे का सीक्वेंस। अगला है यहाँ पर, इनमें से किस में पार्लियामेंट्री सिस्टम में सेंट्रल से फेडरलिज्म में हम शिफ्ट हो गए, कि भाई सेंटर से हटा करके हमें संघीयवाद पे शिफ्ट होना है, वो हम 1980s के समय सबसे ज्यादा शिफ्ट हुए हैं। अगला, इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी जो है भारत की, आंतरिक सुरक्षा एकेडमी कहाँ पे है, माउंट आबू राजस्थान। माउंट आबू राजस्थान जो है वो अरावली हिल्स की भी हाईएस्ट पीक है, गुरु शिखर हिल्स 800 किलोमीटर की एक पूरी लाइन जाती है। अगला आपको ये पढ़ना है, काउंसिल ऑफ स्टेट जो है राज्यसभा का विघटन जो है वो नहीं हो सकता है। अच्छा, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, वो कभी डिसॉल्व नहीं हो सकती। उसके जो है हर 1/3 मेंबर हमेशा रिटायर होते रहते हैं, बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही लिखी हुई है। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कहां पर 1967 से 71 के बीच में सबसे ज्यादा गठबंधन सरकारें जो है बनने का हमारे पास एग्जाम्पल है, वो है बिहार। बिहार में सबसे ज्यादा जो है गठबंधन सरकारें बनी है। अगला, प्रवासी भारतीय दिवस जो है हम लोग मनाते हैं कब, 9 जनवरी को हम लोग इसको मनाते हैं 1915, जबकि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से जिस दिन आए थे उस दिन हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ये चीज हमने कब से शुरू कर दी है, 2003 से इस पूरे को हमने स्टार्ट कर दिया है, प्रवासी भारतीय दिवस। यहाँ पर ये एक अलग से सम्मेलन होता है प्रवासी भारतीय दिवस का, और इसको आप लोगों को याद रखना है, प्रवासी भारतीय दिवस। ये अभी 2023 का भी प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो मनाया गया है, और इसमें जो है हमारे यहाँ पर इंदौर में, इस बार कहाँ मनाया गया, बस ये चीज याद रखिएगा, इस बार इसको इंदौर में मनाया गया है। 8 से 14 जनवरी के बीच में सेलिब्रेशन हुई थी, जिसमें जो है गुयाना के प्राइम मिनिस्टर, गुयाना के प्रेसिडेंट जो है, गुयाना जो जगह है, मोहम्मद इरफान अली, वो यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है, भारत की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर, वो तो देखो आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री जो है वो बनी थी इंदिरा गांधी, आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन हमसे जो है यहाँ पे पूछ रहा है किसी भी देश की, किसी भी देश की अगर आपसे पूछता है तो वो भारत की तो देखो बनी बनी थी, लेकिन हमसे पूछ रहा है किसी भी देश की यहाँ पर अगर बनी है तो वो है यहाँ पर सिरी माओ बंदरयाई की। ठीक है भाई। तो ये जो है यहाँ पर सिरिमाओ बंदराइके जो है वो कोलंबो की, श्रीलंका की, भारत मतलब पूरे वर्ल्ड में पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर जो बनी है वो श्रीलंका की सिरिमाओ है। भारत की भी है लेकिन वो भारत की पहली है, ठीक है ना। अगला, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल न्यूट्रलिटी पे है, कि भाई हम तटस्थता पे रहेंगे, ना इसके साथ ना उसके साथ, दोनों का मिला जुला हम रहेंगे। ये कौन लेकर के आए थे, जवाहरलाल नेहरू। इसी के लिए जवाहरलाल नेहरू ने नाम वुमेन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की भी शुरुआत जो है यहाँ पर वो करी थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसमें पंचायती राज सिस्टम के बारे में लिखा गया, पार्ट 9। ये क्वेश्चन पहले भी कई बार रिपीट हो चुका है, मैंने आपको इसके बारे में पहले भी एक्सप्लेनेशन बताई है। 3 टियर सिस्टम हमारे भारत में कब ऐड हुआ है, 1992 में इसका प्रोविजन आया था। चाहे इफेक्ट में वो 1993 में आया, पर प्रोविजन 1992 में आया था। 3 टियर का मतलब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये बाद में ऐड हुआ है। अगला, आर्टिकल 3 में क्या लिखा गया है, आर्टिकल 3 में हमें क्या करना है, हमें एरिया को ऐड करना है, ये सब करना है, ठीक है। लेकिन हम नई स्टेट बनाएंगे, वो आर्टिकल 2 के तहत बनती है। अगर हमें नई स्टेट का एडमिशन कराना है तो वो आर्टिकल 2 के तहत है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा, है ना। नई स्टेट का फॉर्मेशन करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं, आर्टिकल 3 में नाम चेंज करना है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन बिल्कुल हमें अगर नई स्टेट को, जैसे सिक्किम को ऐड करना है, तो वो हम आर्टिकल 2 के तहत करते हैं, 3 के तहत नहीं होता है। ये आपको 2 और 3 में डिफरेंस याद रखना। अगला, पार्लियामेंट जो है इनमें से किस में रोल प्ले नहीं करती है, इनमें से किस चीज में नहीं करती है, रिमूव के अंदर, किसी के हटाने में नहीं होती। उच्च न्यायाधीशों के लिए और उच्चतम दोनों के लिए पार्लियामेंट काम करती है। उसके बाद यहाँ पर यूपीएससी के लिए नहीं करती, यूपीएससी के लिए यहाँ पर प्रेसिडेंट काम करते हैं और सुप्रीम कोर्ट का काम करता है। सीएजी के लिए भी करती है, आंसर इसका 3 ओनली हो जाएगा। बाकी सब में यहाँ पर पार्लियामेंट का रोल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ 3 वाले में पार्लियामेंट का रोल नहीं होता है। अगला, पंचायत की सारी चीजों के लिए जो भी अधीक्षण होता है, निर्देशन होता है, नियंत्रण होता है, वो पूरा का पूरा किसके हाथ में होता है, इस राज्य के निर्वाचन आयोग के हाथ में होता है। ये आपको मैंने बताया हुआ, आर्टिकल्स मैंने सब कुछ लिखवाए हुए, अब तो ये बस बिल्कुल आपको समझाने के लिए। सीवीसी, सीवीसी कहाँ पर है, कहीं भी नहीं है।
सीवीसी किसी भी हमारी ये गैर संवैधानिक निकाय है, हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सीवीसी 1964 में बनी थी संथानम कमेटी के कहने पर। संथानम कमेटी के कहने पर सीवीसी जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो है गठन किया गया था, 1964 संथानम कमेटी, याद रखिएगा, जो कि करप्शन के लिए देखने के लिए बनाई गई है। अब आपको मैच करना है, अंतरराज्यीय बिल्कुल सही लिखा हुआ है, वित्त आयोग सही लिखा हुआ है, यूपीएससी सही लिखा हुआ है, और प्रशासनिक जो ट्रिब्यूनल्स है वो भी सही लिखा हुआ है। चारों ही करेक्टली मैच्ड, का कोई भी आंसर सही नहीं, मतलब गलत नहीं होगा, चारों ही ठीक लिखे हो। आप देख लो सबका जो, अगर आप मैच करोगे, मैच द फॉलोइंग देखोगे, तो सबके जो मैच द फॉलोइंग है बिल्कुल ठीक मैच किए हुए हैं, राइट। अगला, अब आपको बताना है इनमें से नेशनल वुमेन कमीशन की इनमें से कौन कौन सी चेयरमैन बन चुकी हैं और उनका सीक्वेंस बताना है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। सबसे पहले जयंती पटनायक आई थी, फिर आई थी पूर्णिमा आडवाणी, फिर गिरजा व्यास, और फिर ममता शर्मा। ठीक है, तो ये है सीक्वेंस, 1432 सीक्वेंस रहेगा, आंसर डी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। नेशनल वुमेन कमीशन भी, राष्ट्रीय महिला आयोग भी, अभी रेखा शर्मा है इसकी हेड। 371 जे मैंने लिखवाए थे ना सारे आपको यहाँ पर, 371 जे में हैदराबाद और कर्नाटका का जिक्र किया गया है। ठीक है भाई, अब आपसे पूछ रहा है फंडामेंटल ड्यूटी भाग 4A, आर्टिकल नंबर 51A, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 10 ड्यूटीज को ऐड किया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पर। राज्य जो है भाग 6 में लिखे हुए हैं, सही बात है। भारत के महान्यायवादी जो है वो हमारे पार्ट 5 में लिखे हुए हैं, जहां पर यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में है, तो थर्ड वाला यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, बाकी सही मैच किए। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, इनमें से कौन सी कमेटी हमारे संविधान की सबसे बड़ी कमेटी है? वो एस्टिमेट्स कमेटी, प्राक्कलन समिति। 30 मेंबर होते हैं इसके अंदर, सबसे बड़ी कमेटी है एस्टिमेट्स कमेटी। ठीक है, पब्लिक अकाउंट्स में 22 होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के होते हैं, 7 राज्यसभा के होते हैं। सेम ऐसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में भी 22 होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। जबकि प्राक्कलन में सारे के सारे हैं जो है कहाँ से आते हैं? लोकसभा से, एक भी राज्यसभा का यहाँ पर नहीं होता है। अगला, इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो सिटीजनशिप से जुड़े हुए हैं? 5 to 11। आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, फिर 5 से 11 सिटीजनशिप, नागरिकता से जुड़े हुए हैं, फिर 12 से 35 मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, 36 से 51 राज्य के दिशा निर्देशक तत्व, डीपीएससी। इस तरीके से आपको पूरा सीक्वेंस याद रखना। अगला, इनमें से क्या जो है राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो यहाँ पर अगर स्टेट की बात करें तो न्यूनतम संख्या होती है यहाँ पर 13। मिनिमम इतने तो होने ही चाहिए, अगर चीफ मिनिस्टर को इंक्लूड कर दे तो मिनिमम 13 यहाँ पर होने चाहिए। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर, मूल अधिकारी, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, इसमें दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, मैं आपको बता रही हूँ। बी केशवानंद भारती के, मैंने बताया था 50 साल कंप्लीट हो गए, इस पे सवाल बन सकता है। अगला, यहाँ पर आपको डीपीएसपी को मैच करना है, इनमें से कौन सा गलत मैच है वो आप लोगों को बताना है। तो देखिए, अगर आप पढ़ेंगे आर्टिकल 39A में लिखा हुआ है, सही बात है। 40 में ग्राम पंचायत गांधीवाद सिद्धांत है, ये समान नागरिक संहिता यूसीसी गोवा में ऑलरेडी लागू है। ये 48 गलत है, ये 49 में लिखा हुआ है, कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथककरण, सेपरेशन होनी चाहिए, ये आर्टिकल नंबर 49 में लिखा हुआ है। अटॉर्नी जनरल के बारे में आपको बताना है, महान्यायवादी के बारे में। राष्ट्रपति ऐसे किसी व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में यहाँ पर बन सकता है, बिल्कुल सही बात है। और अटॉर्नी जनरल की जो सैलरी होगी वो कौन डिसाइड करता है? यहाँ पर अटॉर्नी जनरल की सैलरी यहाँ पर पार्लियामेंट नहीं करती, प्रेसिडेंट करते हैं। यहाँ पर रेम्यूनरेशन का मतलब सैलरी होता है, कितना पारिश्रमिक होगा वो यहाँ पर प्रेसिडेंट द्वारा निर्धारित किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा। महान्यायवादी आर्टिकल 76 में लिखा हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। ये भारत की किसी भी कोर्ट में जाकर के ऑडियंस के रूप में जाकर के बन सकते हैं। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला, यहाँ पर इंडिया का फेडरलिज्म क्वासी फेडरल है, बिल्कुल अर्धसंघात्मक है। ये बात जो है वो केसी बियर ने कही थी, क्योंकि हमेशा हमारे पास जो शक्तियां होती है ना भारत में, वो विकेंद्रीकरण के रूप में होती है। लेकिन अगर आपातकालीन की सिचुएशन आ जाती है तो पावर यहाँ पर डिवाइड हो जाती है, पावर सारी की सारी किसके हाथ में चली जाती है? सेंटर, केंद्र के अधीन चली जाती है, इसलिए क्वासी फेडरल कहलाता है। तो फर्स्ट बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। अगला, इंडिया में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है और न्यायिक पुनरीक्षण भी अधिकार है, बिल्कुल सही बात। जुडिशियल रिव्यू हुई भी है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। दोनों सही लिखे हैं और लेकिन आपस में इसकी मेल नहीं खा रहे। हाँ, बात दोनों की सही लिखी हुई है, लेकिन क्वासी फेडरल है उसका रीजन ये नहीं है। क्वासी फेडरल ये है कि भाई हमेशा तो देखो पूरे साल भर तो फेडरल रहते हैं, संघात्मक रहते हैं, लेकिन अगर कभी आपातकालीन की स्थिति आ जाती है तो सारी की सारी पावर केंद्र के हाथ में चली जाती है, तब हम क्या बन जाते हैं? अर्धसंघात्मक। ठीक है, अगला,
आर्टिकल 61 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको आर्टिकल्स मैच करने हैं। तो देखो भाई, आर्टिकल 61 हमारा क्या कहता है, आर्टिकल 61 कहता है कि प्रेसिडेंट का महाभियोग कैसे किया जाएगा। तो ए का आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो यह हमका ए या सी में से हो सकता है, बी को हटा दो, डी को हटा दो। ठीक है ना, कि बन नहीं रहा और कोई। आर्टिकल 67 जो है वो यहाँ पे किसके बारे में बात करता है, अगर हमें स्पीकर को हटाना, नहीं नहीं, ये बात करेगा आपका वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, स्पीकर के लिए तो बाद में हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका 3 हो जाएगा। 94 और 90 देखेंगे। 94 जो हमारा आर्टिकल है वो यहाँ पे स्पीकर को हटाने की बात करता है, और आर्टिकल 90 जो है वो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को हटाने की बात करता है। तो आप मैच करोगे तो आपका आंसर इसमें सी बन जाना चाहिए। अगला, हमारी संविधान की जो संविधान सभा है, जो जो भी बनाई गई थी, उसने नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया है। नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट करने की डेट आप लोगों को लर्न करनी है, और इस डेट को आपको लर्न करना है। 24 जनवरी को हमारा नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग था। ठीक है, मैंने आपको पहले की सभी को स्टार्टिंग के लेक्चर में बता दिया है कि ये जो आपको नेशनल फ्लैग के बारे में क्या क्या याद रखना है, पिंगली बैंक का या कराची सेशन कब कब क्या क्या हुआ था, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो वो भी आपको अपने दिमाग में रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विकास अनुविकरण मूल्यांकन कार्यालय जो बहुत कम समय के लिए यहाँ पर काम करता है, वो किससे अटैच्ड है। वो नीति आयोग से है। नीति आयोग के बारे में आप सभी लोग जानते हैं सारे फैक्ट्स। नीति आयोग के बारे में हम लोग इस पूरे के पूरे लेक्चर सीरीज में कई बार हम बातों को डिस्कस कर चुके हैं। नीति आयोग अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब आप यहाँ पे लिख दीजिए, ये पूरा पूरा आपसे पूछा जा सकता है। नीति आयोग के बारे में पूरा पूरा याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इस आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, हाई कोर्ट्स का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर लिखा हुआ है। तो हाई कोर्ट सभी लोग जानते हैं, जैसे कि हमारा जो यहाँ पर आर्टिकल नंबर 124 सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, सर्वोच्च न्यायालय की बात करता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर दिया गया सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, ऐसे ही हाई कोर्ट होने चाहिए किसके, यूनियन टेरिटरीज जो है हमारी, उनके हाई कोर्ट होने चाहिए। उसके बारे में यहाँ पर कौन से आर्टिकल में दिया गया है, वो आपका, पहले तो ये बता दूं मैं, हाई कोर्ट स्टेट के लिए होनी चाहिए, वो यहाँ पर आर्टिकल 214 में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर इस आर्टिकल में। और अगर यहाँ पर आपसे पूछता है कि यूनियन टेरिटरीज के लिए होना चाहिए, वो 241 में। आपस में 214 214 राइट, 124 241 यही आपस में जो है वो मेल खा रहे हैं। और यहाँ पर हाईकोर्ट अगर हमें बनाना है किसी यूनियन टेरिटरी के लिए, तो वो प्रेसिडेंट यहाँ पे बना सकते हैं। ये पूरा का पूरा आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं। आपने आज इस पूरे के पूरे लेक्चर सीरीज में 836 क्वेश्चंस की सीरीज को कंप्लीट किया है। मुझे भी बताइए, आपका करीब 9 से 10 घंटे का सीरीज जा सकता है। कोशिश करिएगा सारे प्रश्नों को यहाँ पर आप कर पाए। मैं ये नहीं कह रही कि सारे प्रश्न आपसे हो जाएंगे, जितने हो पाए बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाए आप लोग समझिए, मैंने पूरा डिटेल में सारी चीजों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। मेरी आशा है आप लोगों से कि आप जो भी यहाँ पर पढ़ेंगे बहुत अच्छे से यहाँ पर जो है वो कंप्लीट करने। बहुत अच्छी बात है, सब लोग इसको कंप्लीट करें और बहुत अच्छे से यूपीपीसीएस प्री के लिए पढ़ के आइए, बहुत अच्छे से करिए। पॉलिटी आपको, मेरी आशा है कि आप मेरी पॉलिटी की पापा वीडियो देखिए, ये पूरे 836 क्वेश्चन करिए, आपसे सारा का सारा पॉलिटी बहुत अच्छे से निपट के आओगे। ठीक है, फाइट फॉर योर एग्जाम, डू बेस्ट इन योर एग्जाम। आई रियली विश ऑल ऑफ यू ऑल द वेरी 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 बेस्ट। सब लोग बहुत अच्छे से तैयारी करके गए हैं, मुझे पता है सब लोग खूब खूब मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारा कुछ पढ़ रहे हैं, और सबसे मुझे ये उम्मीद है कि बहुत अच्छा पढ़ के आएंगे, बहुत अच्छा करके आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एवरीवन फॉर योर यूपीपीसीएस एग्जाम। पूरा पढ़ के जाइए, ये पीवाईक्यू की सीरीज बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आप 836 के 836 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, और अपना जो भी स्कोर आता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, ऑल द वेरी बेस्ट।